तो बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हेलो अल्केन हेलो अरीन के एनसीईआरटी क्वेश्चन। जैसा कि आप जानते हो एनसीईआरटी क्वेश्चन को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक होगा एग्जाम्पल, एक होगा इन टेक्स्ट और लास्ट में आती है एक्सरसाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर दैट हैव द मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H11Br। तो यहाँ पर 5 कार्बन दिए हैं, 11 हाइड्रोजन दिया है, 1 ब्रोमीन दिया है। आपको इसके 8 आइसोमर बनाने हैं, उनके IUPAC नेम भी लिखने हैं और फिर ये भी बताना है कि कौन प्राइमरी है, कौन सेकेंडरी है, कौन टर्शरी है, मतलब कौन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री है, कौन 3 डिग्री है। तो सबसे पहले 5 कार्बन बना लो। सबसे पहला 1 ब्रोमोपेंटेन, सेकेंड ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन। अब देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो कितने कार्बन से लगा है, इसको हम कहते हैं डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है अगर वो 1 कार्बन से लगा है तो उसको हम बोलेंगे 1 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है अगर वो 2 कार्बन से लगा है तो उसको हम बोलेंगे 2 डिग्री। तो ये हो गया 2 ब्रोमोपेंटेन, ये हो गया 3 ब्रोमोपेंटेन, ये भी 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी होगा। फिर उसके बाद अगला आइसोमर ये हो जाएगा, नंबरिंग होगी 1 2 3 4। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, क्या हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, नाम बदल गया 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्योंकि ब्रोमो से नंबरिंग करनी पड़ेगी जहां से ब्रोमीन पहले आएगा। फिर उसके बाद 7th और ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और फिर उसके बाद 1 ब्रोमो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब जैसे ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो एक ही से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री है, इसको नियोपेंटाइल ब्रोमाइड कहेंगे, इसके सेकेंडरी ब्रोमाइड कहेंगे। ठीक है, तो ये 8 आइसोमर। अब देखो ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम बोलेंगे 3 डिग्री टर्शरी। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है 1 से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है 2 से जुड़ा है 2 डिग्री। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है 1 से जुड़ा है 1 डिग्री। तो इस तरीके से हम राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पर NCERT का ही क्वेश्चन है सारे। अब इनका IUPAC नेम लिखना है। देखो IUPAC का नियम, जैसे आप हेलो अल्केन हेलो अरीन पढ़ रहे हो, अब हेलो अल्केन में हेलोजन होगा, कोई फंक्शनल ग्रुप तो होगा नहीं, लेकिन हाँ डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होती। सब्स्टिट्यूएंट मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रो, मिथाइल, इथाइल, फिनाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर कहीं से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो हमें वहीं से नंबरिंग करनी है। मतलब ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में अगर हेलोजन है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड पहले आए हमें वहाँ से नंबरिंग करनी है। इस बात को बस ध्यान में रखना है। अगर आपने नंबरिंग सही कर दी फिर करना क्या है, मिडिल नेम, सरनेम, फर्स्ट नेम। अब डबल बॉन्ड का सरनेम इन के साथ लिख दो, पोजीशन के साथ। तो अब देखो यहां से अगर आप नंबरिंग करो, पहला नियम तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है। अब यहां पर जैसे नंबरिंग होगी 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पे नंबरिंग करता 1 2 3 तो 3 पे डबल बॉन्ड आता। हमें डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, ना कि सब्स्टिट्यूएंट को। तो नंबरिंग हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी, सेकेंड स्ट्रक्चर। अब देखो डबल बॉन्ड यहां पर पहले ही नंबर पे दिख रहा है हमें, ये देखो पहले ही नंबर पे दिख रहा है। तो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन, तुरंत लिख दो ब्यूट। 1 पर डबल बॉन्ड तो 1 इन, 3 ब्रोमो, ये लो 3 ब्रोमो, और 2 पर मिथाइल, ये 2 मिथाइल, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब यहां देखते हैं, देखो यहाँ 1 2 2 पे डबल बॉन्ड आ जाएगा 3। अब देखो यहाँ 1 2 3 पे जाएगा, यहाँ 2 पे आ जाएगा, तो 1 2 3 4
5, तो 5 कार्बन हो गया, तो ये हो गया पेंट। 2 पे डबल बॉन्ड, तो ये हो गया 2 इन। और 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, तो इसको हम बोलेंगे 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। इस तरीके से करेंगे नॉमेनक्लेचर। यहां देखते हैं हम, यहां पर देखो 1 2 बड़ा इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर है। 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन 1 2 यहां पर भी 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और पहले पे ब्रोमीन मिल रहा है। तो इसके नॉमेनक्लेचर में हम यहीं से करेंगे 1 2 3 4। क्यों? क्योंकि यहां से पे 2 पे तो डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन यहां पर 1 पर ब्रोमो भी मिलेगा, इसलिए नंबरिंग यहां से करेंगे। देखो डबल बॉन्ड को तो 2 पे ही आना है, आप यहां से नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग करो, और 1 पर ब्रोमो मिल रहा है तो लेते चलो। तो ये 4 कार्बन हो गया ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड 2 इन, और 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। यहां पर 1 2 2 पे डबल बॉन्ड, ये भी 1 2 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 4 कार्बन, ये हो गया ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड ब्यूट 2 इन, और 1 पर ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। अब देखो यहां कार्बन पहले ही नंबर पे आ गया, पहले ही नंबर पे आ गया 1 2 3, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रॉप 1 इन। डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, तो पहला नंबर इसी को देना पड़ेगा, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी जाएगा। Identify all the possible monochloro structure isomer expected to form on free radical monochlorination। देखो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एक तरीका है हैलोजन को एल्केन से जोड़ने का। एल्केन होते हैं इनर्ट, उनको हम कहते हैं पैराफिन्स, तो एल्केन आसानी से रिएक्ट करते नहीं हैं, तो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल यहाँ पर रिएक्शन होती है। अब फ्री रेडिकल जब बनता है तो पहले इस स्ट्रक्चर को बना लेते हैं, CH, ये CH2, ये CH3। अब जैसे हम बात करें फ्री रेडिकल की, तो ये CH2, ये H, ये ऐसे ब्रेक हो सकता है, ऐसे ब्रेक होगा तो 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, तो ब्रोमीन यहां लग सकता है, ठीक है। अगर ऐसे ब्रेक हुआ तो यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, यहां लग सकता है, तो ऐसे 4 तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बार हाइड्रोजन हटा के ब्रोमीन यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो ये वाला होगा। कौन सा? CH3C, CH3, CH2, CH3 एंड Br। ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल है, और 3 डिग्री मोर स्टेबल होने की वजह से ये ज्यादा बनेगा। तो ऐसे तो 4 प्रोडक्ट बनने वाले हैं, क्योंकि मोनोक्लोरो एक ही क्लोरीन जोड़ना है, लेकिन ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें जो फ्री रेडिकल बनेगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल है बेंजाइल, फिर एलाइल, क्योंकि एलाइल में रेजोनेंस है, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो बेंजाइल, एलाइल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अब देखो यहां पर एल्कीन दिया है, और एल्कीन में हाइड्रो हैलोजन को हमें ऐड करना है। जैसे HBr हाइड्रोजन के साथ हैलोजन है, तो यहां हम है हाइड्रो हैलोजनेशन करना है, मतलब हाइड्रोजन हैलोजन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, चलो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इसको प्लस माइनस में तोड़ो, H प्लस होगा, Br माइनस होगा। अब इस डबल बॉन्ड की बात करें, इस डबल बॉन्ड को एक बार मैं, ये जो डबल बॉन्ड है इसको ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड है ब्रेक होने वाला है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है। देखो एल्केन से बनाना है तो हम फ्री रेडिकल हैलोजनेशन करेंगे,
एल्केन में Cl2 अल्ट्रावायलेट डालेंगे, फ्री रेडिकल बनेगा, वो जाके रिएक्ट करेगा। लेकिन अगर एल्कीन से हमें हेलो एल्केन बनाना है तो एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो डबल बॉन्ड तोड़ दो और जो चाहे जोड़ दो। आपने डबल बॉन्ड तोड़ा, HBr जोड़ दो, HCl जोड़ दो, HI जोड़ दो, तो ये सारी चीजें ऐड कर दो। अब डबल बॉन्ड भी ऐसा नहीं है कि आप कैसे ही ब्रेक करके किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस दे दोगे, ऐसा नहीं करोगे। हम कार्बोकैटायन जहां स्टेबल बनेगा वहां बनाएंगे। जैसे अभी मैंने फ्री रेडिकल का ऑर्डर लिखा था, ठीक वैसे ही कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है जो आपको याद रखना है। सबसे पहले बेंजाइल कार्बोकैटायन, फिर उसके बाद रेजोनेंस वाला कार्बोकैटायन, फिर 3 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर हो जाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH3C CH3H, ये देखो ये 2 डिग्री, और लास्ट में आ जाएगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब देखो यहां पर ये प्लस आ जाए, यहां पर प्लस आ जाए इस कार्बन पे, तो ये प्लस ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि ये बेंजाइल हो जाएगा, रेजोनेंस इसकी मदद कर देगा, बेंजीन इसको डबल बॉन्ड देता रहेगा, तो इसके अंदर जो प्लस है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की कमी है, वो इसको महसूस नहीं होगी। मतलब ये डबल बॉन्ड यहां पर आता रहेगा, ये प्लस कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट से इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट हो जाएगा, उसकी कमी का एहसास दूर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये डबल बॉन्ड इसकी मदद करता रहेगा। तो अगर इस पे प्लस आएगा तो इस पे माइनस आएगा। तो अब देखो इसका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। यहां पर प्लस आया, यहां पर माइनस आया, और ये प्लस और ये माइनस में ब्रेक होगा तो H यहां लगेगा और Br इस कार्बन पे लगेगा। तो चलो ये स्ट्रक्चर मैं यहां बना दे रहा हूं, बेंजीन, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, इससे लगेगा ब्रोमीन और इससे लगेगा CH3। तो ये इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसी प्लस माइनस स्टेबल बनाना है हमको बस। जैसे HCl है, ये प्लस और माइनस है, ये प्लस माइनस में टूट जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। अब देखो डबल बॉन्ड यहां है तो प्लस चार्ज टर्मिनल पे नहीं आएगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट होगा। उसका एक कारण ये भी है कि इथाइल का प्लस आई है, इथाइल डबल बॉन्ड को देगा धक्का, डबल बॉन्ड गया यहां, माइनस प्लस, प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ दो। देखो CH3 CH2 CH Cl और ये हो जाएगा CH3। तो यहां पर ये Cl यहां लग जाएगा, ठीक है। तो यहां बन जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो HBr परऑक्साइड, मैंने आपको ही बताया कि एल्केन में हेलोजनेशन में जो मैकेनिज्म फॉलो होता है वो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वैसे ही HBr परऑक्साइड भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। परऑक्साइड और कुछ नहीं है जिसमें परऑक्सी लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, जैसे बेंजोइल परऑक्साइड हो गया। तो परऑक्साइड भी फ्री रेडिकल बनाता है और यहां पर भी फ्री रेडिकल बनवाता है। मतलब ओवरऑल परऑक्साइड भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अब यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है ये किस तरीके से टूटेगा। जैसे ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो इस तरीके से टूटेगा फ्री रेडिकल। अब यहां पर Br जो है वो यहां जाके लग जाएगा क्योंकि 2 डिग्री फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल है। तो आप यहां पर ये जो Br है वो जाके टर्मिनल पे लगने वाला है। या तो आप एक सिंपल सी बात याद रखो कि परऑक्साइड में एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगता है और जो निगेटिव पार्ट है रिएजेंट का वो उस मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम में से, मल्टीपल बॉन्डेड कार्बन एटम में से उस पे लगता है जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये हो गया बेंजीन, ये हो गया CH2, ये हो गया CH2 और ये हो गया CH2Br। 1 2 3 3 फिनाइल 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ जब भी फ्री रेडिकल आएगा, HBr परऑक्साइड आएगा तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा।
तो अभी अच्छा, ये जो अपन ने पढ़ा ये ऊपर मार्कोवनिकोफ रूल कहते हैं, और HBr पेरोक्साइड के साथ एंटी मार्कोवनिकोफ रूल लगता है। अगर मान लो यहाँ पेरोक्साइड नहीं होता तो स्टेबल कार्बोकेटाइन यही बनता है, ये माइनस होता, ये प्लस होता। ये अलग बात है कि इसमें ये शिफ्टिंग होती और जाकर ब्रोमीन वहाँ पर लगता। तो HBr पेरोक्साइड में ये वाला फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, Br जाके यहाँ लग जाएगा, फिर H जाके यहाँ लग जाएगा, तो प्रोडक्ट ये बन जाएगा। हेलो एल्केन रिएक्ट्स विथ KCN टू फॉर्म अल्काइल साइनाइड एज मेन प्रोडक्ट, while AgCN forms isocyanide as a chief product, explain। बड़ा अच्छा सवाल है, सवाल को मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। CH3CH2Cl, इसमें अगर आप KCN डाल रहे हैं तो साइनाइड प्रोडक्ट मिल रहा है CH3CH2CN, लेकिन अगर इसी में आप AgCN डाल रहे हैं तो प्रोडक्ट मिल रहा है CH3CH2NC। अब इस बात को समझते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पोटेशियम KCN को मैं जरा एक्सपांड करके बनाता हूँ, KC ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीट है नाइट्रोजन का। अच्छा, पोटेशियम और कार्बन के बीच यहाँ पर आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, पोटेशियम कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने आया है, पोटेशियम कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देगा, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब कार्बन को ये बात पता है कि भाई पोटेशियम मुझे इलेक्ट्रॉन देने ही आया है, और यहाँ पर इस कार्बन को पता है कि क्लोरीन उसका एक दिन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उसका इलेक्ट्रॉन छीन कर चला जाएगा, ले जाएगा। तो इस कार्बन ने इस कार्बन से पूछा, क्या तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दे पाओगे? इस कार्बन ने बोला कि मैं डेफिनेटली दे दूंगा। क्यों दे दूंगा? क्योंकि पोटेशियम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, वो तुम ले लेना। ये देखो, तो यहां पर इस तरीके से ये साइनाइड बनता है, यहां कार्बन डोनेट कर रहा है लोन पेयर। वहीं इस केस में देखें, AgCN के केस में यहां कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और कोवलेंट बॉन्ड में ये नाइट्रोजन घूम के यहां लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो यहां बनेगा साइनाइड और यहां बनेगा आइसोसाइनाइड। क्यों? क्योंकि देखो यहां आयनिक बॉन्ड है, यहां पर ये कार्बन श्योर है कि पोटेशियम इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, मैं इस कार्बन को दे दूंगा, लेकिन यहां AgCN में ये कार्बन का सिल्वर के साथ कोवलेंट बॉन्ड है, श्योर नहीं है इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा। लेकिन अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये नाइट्रोजन से बोल देगा कि भाई तुम डोनेट कर दो, तो यहाँ साइनाइड बनेगा, यहाँ आइसोसाइनाइड बनेगा। कारण एक ही है, इसमें आयनिक बॉन्ड है और AgCN में कोवलेंट बॉन्ड है। सिल्वर का साइज छोटा होता है, जहाँ कैटायन छोटा होता है वहाँ कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है, तो उस वजह से AgCN में कोवलेंट बॉन्ड है। इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच विल अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। देखो SN1 SN2 का सबसे पहले तो ऑर्डर याद रख लो। SN1 में 1 डिग्री आखिरी है, मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ये ऑर्डर होगा। अब SN2 में क्या होगा? SN2 का ऑर्डर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये SN2 का ऑर्डर हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो 1 से जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री। यहाँ क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है 2 से जुड़ा है, इसको बोलेंगे 2 डिग्री। अब 2 डिग्री 1 डिग्री में किसमें SN2 फास्टर है? इसमें SN2 फास्टर है। अब आयोडीन लगा है एक जगह, क्लोरीन लगा है। देखो अब आयोडीन और क्लोरीन की बात करें तो आयोडीन एक है बड़ा ग्रुप, मतलब आयोडीन बहुत बड़ा है, कार्बन छोटा है उसके कंपैरिजन में। वहीं क्लोरीन और कार्बन के साइज में उतना डिफरेंस नहीं है जितना आयोडीन और कार्बन के बीच है। तो देखो जहाँ साइज में डिफरेंस ज़्यादा होगा ना, वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा, लेस कंपेटेबल होगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। तो चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, क्योंकि SN का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अरे जब एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा तभी तो दूसरा लगेगा। तो आयोडीन के केस में SN1 SN2 दोनों ही फास्टर होंगी, क्योंकि आयोडीन एक बड़ा ग्रुप है,
या फिर हम इसको बोलेंगे बेटर लीविंग ग्रुप। ये बेटर लीविंग ग्रुप है, तो आयोडीन आसानी से निकल जाएगा। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड विच विड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर। तो इसमें कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी? SN2 आयोडीन वाले की ही फास्टर होगी। SN1 बोलता तो भी आयोडीन वाले की फास्टर होती। प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अब देखो SN1 SN2 का ऑर्डर बताना है। SN1 का निकाल लेते हैं, जो उसका उल्टा होगा वो SN2 का होगा। उसने बोला 4 आइसोमेरिक ब्रोमोब्यूटेन। तो देखो यहां पर हो गया सबसे पहला 1 ब्रोमोब्यूटेन, 2 ब्रोमोब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब इसमें देखा जाए ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब SN1 में 1 डिग्री आखिरी में होता है, तो SN1 का ऑर्डर निकालते हैं। सबसे पहला देखो SN1 का ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। SN1 में स्टेबल कार्बोकैटायन से देखना है आपको। देखो ये ऑर्डर जो आया है ना, वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की वजह से ही आया है। SN1 2 स्टेप में होती है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, दूसरे में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहां पर सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन यही बनने वाला है। तो पहला अटैक होगा यहां, फिर ये 2 डिग्री, दूसरा अटैक होगा यहां, फिर तीसरा होगा यहां और चौथा होगा यहां। तो यहां पर पहला अटैक होने वाला है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन यही बनने वाला है, तो ये ऑर्डर होगा। और इसका उल्टा कर देना तो SN2 का हो जाएगा। अब देखो यहां पर ये दोनों 1 डिग्री हैं, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। लेकिन यहां पर जब ब्रोमीन निकलेगा, ये प्लस बनेगा, तो यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट के चांसेस रहेंगे। ये कार्बोकैटायन यहां शिफ्ट हो सकता है, मतलब यहां 3 डिग्री बनने के चांसेस हैं। इसलिए SN1 में इसको हमने पहले रखा है, इसको बाद में रखा है। आगे बढ़ते हैं। SN1 का ही ऑर्डर बता रहा हूं, उल्टा कर लेना तो SN2 हो जाएगा। तो हटा दो, अभी SN1 का बता रहा हूं। C6H5 बेंजीन बना लो, क्योंकि बेंजीन से लगा हुआ कार्बन बेंजाइल है और उस पर प्लस चार्ज रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है। जहां पर रेजोनेंस है वहां कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है और वहां पर SN1 रिएक्शन ज़्यादा फास्टर होगी, ज़्यादा जल्दी होगी। बेंजीन पर ये CH2Br, बेंजीन ये CH, ये बेंजीन और Br, ये CH, ये CH3, ये Br, बेंजीन ये कार्बन, ये CH3। सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन बना के देख लो, निगेटिव पॉजिटिव, सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन। यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ प्लस चार्ज, प्लस चार्ज, प्लस चार्ज। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है, सबसे फास्टर SN1 इसमें होने वाली है। और साथ में 3 डिग्री भी है 2 बेंजीन के साथ। यहाँ पर 2 बेंजाइल बनने वाले, दूसरे पे ये है। यहाँ पर एक बेंजीन है, एक बेंजाइल है और एक 2 डिग्री है, तीसरे नंबर पे ये है और चौथे पे ये है। तो ये SN1 का ऑर्डर हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से देखना है। देखो क्या है, जो कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल है ना, सोल्यूशन में उतनी देर रहेगा, और जितनी देर वो कार्बोकैटायन सोल्यूशन में रहेगा उतना मौका मिलेगा न्यूक्लियोफाइल को वहाँ जाकर अटैक करने का और ज़्यादा से ज़्यादा वही प्रोडक्ट बनाने का। आइडेंटिफाई कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल। कायरल कार्बन एक ऐसा कार्बन है जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों। ABDE एक ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग एटम जुड़े हों, उसको हम कहते हैं कायरल। जैसे ये देखो, ये कार्बन, इससे जुड़ा H, इससे जुड़ा OH, इससे जुड़ा Br, इससे जुड़ा CH3। एक ऐसा कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हों, उसको हम कहेंगे कायरल। यहां पर देखो ये कार्बन है, इससे 2 ब्रोमीन सेम है, ये कायरल नहीं है। हाँ ये कायरल है। फिर उसके बाद ये देखो, ये कार्बन,
इससे जुड़ा है OH, H, CH3 और ये पूरा बड़ा ग्रुप। हाँ, ये कार्बन कायरल है, ये नहीं है, इससे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं सेम, 2 सेम जुड़ गए तो कायरल नहीं है, 2 सेम जुड़े हैं हाइड्रोजन। यहां पर इसको देख लो, ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, ये कायरल नहीं है, ये कायरल है। यहां पे जाओ, ऐसा कोई कार्बन नहीं है जिससे चारों अलग अलग एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़े हों, नहीं है। लेकिन यहां पर ये है, मिथाइल है, हाइड्रोजन लगा है, ये इथाइल जुड़ा है, ब्रोमीन लगा है, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, yet it is ortho para directing in electrophilic aromatic substitution reaction। पहले अपन इनके वर्ड्स को समझते हैं, भाई क्या क्या बोला उन्होंने। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, क्लोरीन का माइनस आई है, सबसे पहली बात। हाँ होता है माइनस आई, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है, माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है। येट इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन, बेंजीन पर अगर क्लोरीन लगा है तो वो कहना चाह रहे हैं कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जाएगा। ऐसा क्यों? जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, जब क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा पे क्यों लग रहा है? उसका कारण है क्लोरीन के पास है लोन पेयर, और ये लोन पेयर बेंजीन रिंग में जाएगा, और इसको हम बोलेंगे प्लस आर इफेक्ट, और इससे डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, मतलब ऑर्थो पैरा पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो नहीं तो पैरा पर अटैक करेगा। तो क्लोरोबेंजीन जो है वो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल जाकर ऑर्थो या पैरा पे लग जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एरोमेटिक मतलब बेंजीन रिंग पर, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, और सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक हट रहा है दूसरा लग रहा है। यहां पर हटेगा क्या? जो हाइड्रोजन है वो हटेगा, हाइड्रोजन लगा है। तो इसका कारण क्या है? प्लस आर इफेक्ट। क्लोरोबेंजीन का जो क्लोरीन है उसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को भी बढ़ाता है। ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है।